स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस। माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, इस चैनल में माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई कक्षा 8वीं 9वीं एवं 10वीं की गणित की बुकों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, आज आपको ले चलते हैं इसी मैथ्स की क्लास में। आज हम लेकर के आए आपके लिए आज की मैथ्स की क्लास में। जो आज की क्लास है वह क्या है, कक्षा 10वीं की क्लास है। विषय गणित की अध्याय 3 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.2। कौन सी प्रश्नावली लेकर के आए हैं? प्रश्नावली 3.2। आपने इससे पहले एक प्रश्नावली पढ़ चुका है। आपने इससे पहले की क्लास में प्रश्नावली 3.1 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय और उससे प्रश्नावली के पहले के कुछ एग्जाम्पल्स आपने इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। और यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है। आप वहां से इस क्लास को देखने से पहले आप उस क्लास को देखिए। आपको यह जो क्लास है, इसके पहले की क्लास को देखने से आपको काफी बेहतर ये क्लास समझ में आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास कौन सी है? प्रश्नावली 3.2। तो इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कल भी हमने कुछ युग्म में आपने देखा था, कुछ प्रतिबंध, कुछ स्थितियां देखी थी। तो वही स्थितियां आज एक बार और समझ लीजिए कि इस तरह की यदि कोई स्थिति आती है तो इसे संगत, इसमें जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है? संगत होती है और अद्वितीय हल होता है इसका। और इसमें जब ग्राफ बनता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। और इस स्थिति में असंगत होती रेखाएं, इसका कोई हल नहीं होता। और इस स्थिति में ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे के समांतर आती है। और यह क्या होती है? इस स्थिति में रेखाएं आश्रित संगत होती है। इनके अनेक हल होते हैं। और रेखाएं आपको ग्राफ में किस तरह से मिलेगी? संपाती रूप में मिलेगी। आपने इसके ऊपर कल 3 एग्जाम्पल भी देखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए, प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन में आपको एक अलग अलग स्थिति मिली। चाहिए अब आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2। तो इस 3.2 के पहले कुछ एग्जाम्पल्स है, हम उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे, आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपनी बुक में देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है? तो आपकी प्रश्नावली के पहले ये एग्जाम्पल नंबर 4। और आपको पता है कि इस प्रश्नावली से, इस अध्याय से कुल 6 अंकों के क्वेश्चन आने वाले, जिसमें 4 अंक का एक और 1 अंक के 2 क्वेश्चन है। तो 4 अंकों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको डेफिनेटली वो एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्रश्नावली से ही क्वेश्चन पूछे। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स की भी तैयारी करेंगे। जितने हमारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण हमारी बुक में दिए हुए वे सारे उदाहरणों की हम तैयारी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। उदाहरण नंबर 4 उसमें कहा गया है। और अभी आपको बता दूं, हमने कल विधियां पढ़ी थी, इन समीकरणों को हल करने की विधियां। तो वो विधि कौन कौन सी थी? एक ग्राफिक विधि थी और उसके बाद एक और विधि थी बीजगणितीय विधि। तो आपने देखा था कि अभी हम कल से कौन सी विधि स्टार्ट की? कल प्रश्नावली में भी इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा कि हमने ग्राफिक विधि ही स्टार्ट की है। और आज भी हम वही विधि का उपयोग कर रहे हैं, उसी विधि से प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है। और बीजगणितीय विधि को हम इसके आने वाली क्लासेस में, इसके आगे वाली प्रश्नावली में उसका उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6। ये समीकरण का युग्म दिया है, x + 3y = 6। एक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा है 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। इस तरह से हमें क्या दिया हुआ है? 2 समीकरण दिए हुए हैं। और क्या कहा गया है कि संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यदि संगत है, यानी कि यदि यह इस स्थिति में है, तभी आप इसे ग्राफ द्वारा हल करेंगे। संगत है, इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेद करेगी जब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो आप इसे किस तरह से प्रूव करेंगे कि यह संगत है या नहीं? तो आपको पता है, जो संगत होती है रेखाएं, उसमें आपने देखा है कि जो कंडीशन होती है, जो स्थिति होती है, वो इस प्रकार से होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यह जो कंडीशन है, ये जो स्थिति एक की है, इसमें संगत, इसकी जो
इसमें जो समीकरण होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं। और इसका जो हल होता है वह कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। और इसका जब ग्राफ बनता है तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है, यानी रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है किसी भी एक बिंदु पर। तो आइए देखते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है। हम यहाँ से A1 और A2 और B1 और B2 के मान निकालें। तो A1 का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A1 का मान यहाँ पे x यानी कि 1 होगा, और A2 का मान यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यानी कि इसके हम गुणांक लेंगे। आपको पता है रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसका जो मुख्य होता है वह इस रूप में होता है, x प्लस by प्लस C इज इक्वल टू 0। और जब ये दो समीकरण के रूप में बढ़ता है तो उसे 1 और 2 के रूप में डिवाइड करते हैं। तो हम जो मान रखेंगे यहाँ A1 B1 A2 B2 के मान रखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके क्या है, ये जो है ABCD क्या है, इसके अचर पद के, ये जो है अचर पद है, और इन चर राशियों की ये क्या है, गुणांक है। तो हम देखेंगे चर राशियों के गुणांक लिखेंगे तो एक इनके गुणांक क्या होगा, 1, इसका गुणांक हो गया 2। अब यहाँ पे इसी स्थिति में लिखते हैं B1 का गुणांक हो गया 3 और B2 का गुणांक हो गया -3 है, इस प्रकार से। तो अब इन गुणांकों को यहाँ रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अभी हम बराबर में रखते हैं B1 अपॉन B2, तो यहाँ पे रखेंगे इसके आगे। तो यहाँ A1 का मान रखेंगे तो ये हो गया 1 और A2 का मान 2 बराबर ये B1 3 और ये -3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन -1 आएगा। क्या आएगा, 1 अपॉन -1 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः यह क्या है, संगत है। अतः समीकरण कैसे हैं, संगत है। और जब समीकरण संगत है तो आपको कहा गया है कि इन्हें कैसा करना है, आपको ग्राफ में बनाना है। इन्हें कैसा करना है, आपको ग्राफ में बनाना है। तो आप किस तरह से ग्राफ में बनाएंगे, अब इनकी आप वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, इनका मान ज्ञात कर लीजिए। आपने कल भी देखा किस तरह से हम मान निकालते हैं, x और y के मान निकालेंगे, उसके बाद ही हम आगे की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x y के मान निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं x y के मान निकाल करके, ये समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। जब यह x का आप इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 6 माइनस x। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x, इसी स्थिति में आ गया तो आपको y की वैल्यू निकालना है, तो आप y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा y बराबर 6 माइनस x अपॉन 3। क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस x अपॉन 3। और आप यहाँ पर इसके मान निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही हम इसके आगे की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 2 से। यहाँ पर हम देखते हैं इसके आगे का मान समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमने y की वैल्यू निकाले, अब यहाँ भी y की वैल्यू निकालेंगे, और इसका जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 12 ऋण 2x, 12 ऋण 2x कितना हो जाएगा, 12 ऋण 2x हो जाएगा। और जब यहाँ पे ऋण है, आप इसका -y हो जाएगा, तो 12 ऋण 2x गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में। और जब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में हो गया तो आप देखेंगे यहाँ माइनस लगाए, ये माइनस इस तरफ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -12 माइनस 2x अपॉन 3। इस तरह से होगा, सामने माइनस लगा, और जब सामने माइनस लगा तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12, y बराबर -12 प्लस 2x अपॉन 3। इस तरह से आपने y की दोनों समीकरण से y की वैल्यू क्या कर लिए, निकाल लिए। आप इसे और दूसरे रूप में भी इस तरह से लिख सकते हैं, यदि आपको सामने माइनस नहीं रखना है तो 2x माइनस 12 अपॉन 3। तो ये हो गई इसकी वैल्यू और ये हो गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे जो मान निकालेंगे हम, ये समीकरण 1 के मान निकालेंगे, और यहाँ जो मान निकालेंगे हम वो समीकरण 2 के मान निकालेंगे। काय के मान निकालेंगे, समीकरण 2 के मान निकालेंगे। यहाँ अब x y की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि x y की वैल्यू हमें क्या मिलती है। हम x का मान अपने मन से रखेंगे, जो भी रखना है, और हम y की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। x का मान हम रखेंगे और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यदि x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, समीकरण 1 में x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 और 6 में से 0 गए तो 0, 3 दूनी 6,
यहाँ मिलेगा आपको 2। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब ऐसे ही हम यदि x की वैल्यू 6 रखे, x की वैल्यू क्या रखे? 6 रखे, तो 6 में से 6 गए तो यहाँ बच गया 0, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा या भाग क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो ये हो गए समीकरण 1 से हमने वैल्यू निकाल ली, 0 और 6 रखा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू मिली 2 और 0 मिली। अब ऐसे ही हम इसके आगे की वैल्यू निकालते हैं। यदि यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये 2 शून्य शून्य हो गया, और शून्य में से 12 गया तो 12 ही बचेंगे, और 3 चौके 12, 3 चौके कितना आ गया? 12 आ गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पर यदि यहाँ 6 रखे थे, आप यहाँ 6 रखिए, आप देखते हैं सबसे पहले 2 रखेंगे, इसके बाद क्या रखते हैं? हम यहाँ 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, और 12 में से 4 गया तो आप देखिए माइनस में वैल्यू आएगी। क्या में वैल्यू आएगी? माइनस में वैल्यू आएगी। 3 रख के देखते हैं, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। और यदि यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, और 12 में से 6 गए तो माइनस 6 बचेगा। कितना बचेगा? -6, और 3 दूनी 6। यहाँ यदि 3 रखते हैं तो यहाँ 3 दूनी 6, ये माइनस में आएगा। क्या में आएगा? माइनस में वैल्यू आएगी, यानी ये कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और आपने देखा यहाँ से 12 को काटे थे, 0 में से 12 काटे, कितना बचा था? यहाँ पर जब आपने शून्य रखा तो 2 शून्य शून्य, -12, और ये कितना हो गया? 3। असमान चिन्ह वाली संख्या घटे की बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा तो -12/3, तो 3 चौके कितना होता है? 12। तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पर भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा, यानी कि कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इस तरह से आपने वैल्यूज निकाली और आपने प्रूफ किया, और XYZ के सबसे पहले आपने एग्जाम्पल में क्या किया? इन समीकरणों को आपने प्रूफ किया। आपको पूछा था कि क्या ये संगत है, तो आपने प्रूफ किया, जी हाँ बिल्कुल ये संगत है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इस स्थिति के द्वारा आपने इसे प्रूव किया, और उसके बाद में आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाली यहाँ से। अब आपको कहा गया है कि इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे तो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ रखेंगे वाई डैश, यहाँ रखेंगे एक्स, यहाँ रखेंगे एक्स डैश, और इस तरफ रखेंगे आप वाई। आपने कल इस चीज को समझ चुका है। ये मूल बिंदु, उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ होता है 0, यानी कि हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे यहाँ पे धनात्मक वैल्यू होती है इस साइड, यहाँ पर भी इस साइड धनात्मक वैल्यू होती है, और यहाँ इस साइड क्या होती है? ऋणात्मक वैल्यू होती है, और यहाँ पर क्या होगी? इस तरफ भी ऋणात्मक मान होंगे। क्या होंगे? ऋणात्मक मान होंगे। तो -1 -2 -3 -4, इस तरह से आपकी क्या होगी? वैल्यू होगी। तो आप देखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेखा किस तरह से प्रतिच्छेद करती है। तो आइए देखते हैं। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 की वैल्यू है x का मान 0, तो यहाँ रख दीजिए x का मान 0, x का मान 0। तो आप यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए 0, यहाँ रख दिए आपने x की वैल्यू 0। फिर आपको y की वैल्यू कितनी है? 2, y और 2। यहाँ आपको बिंदु मिल गया, तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया? 0 2। कितना हो गया? 0 2। अब ऐसे ही अगला रखते हैं। x की वैल्यू 6, x की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो आप इसे आगे बढ़ाइए 6 तक। ये 5, ये 6। तो जब ये आगे बढ़ेगी तो ये x की वैल्यू होगी 6, तो ये आ गया 6, और y की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 0। तो ये जब, यानी इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? अब 0 6, सॉरी 6 0, 6 और 0। सबसे पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं। तो इस तरह से अब आप क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। सर्वप्रथम यहाँ से आप इस बिंदु से लेकर के ऐसी एक रेखा लेकर के जाएंगे जो इस बिंदु को काटती हुई इन दोनों बिंदुओं को मिलाएगी, और ये जो रेखा होगी ये कहाँ से प्राप्त हुई? हमें समीकरण से। तो कौन सा समीकरण है जहां से हमें रेखा प्राप्त हुई है? समीकरण 1, यानी कि x + 3y = 6। इस समीकरण से हमें ये रेखा प्राप्त हुई है। क्या हुई है? इस समीकरण से हमें रेखा प्राप्त हुई है। अब हम अगला देखते हैं, अगली रेखा देखेंगे यहाँ पर। तो अगली रेखा क्या है? अगला समीकरण से हमें अगली रेखा प्राप्त होगी। तो x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ये आ गई -4। ये -4 आ गई, यानी इस बिंदु का नाम क्या हो गया? 0 -4। क्या हो गया? 0 -4 हो गया। इस बिंदु का नाम क्या हो गया? 0 -4 हो गया। अब ऐसे ही अगला देखेंगे। x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू आई -2,
ये y की वैल्यू कितनी आई -2। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये बिंदु जाएगी इधर और इस बिंदु को लाएंगे परपेंडिकुलर इस तरह से, तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिलेगी और इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा 3-2। क्या होगा 3-2। और हम अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को एक सरल रेखा से मिलाएंगे। यहाँ से ये रेखा जाएगी इस बिंदु से जाएगी और ये ऐसे सीधी जब जाएगी तो ये इसे कट कर जाएगी और आप देखेंगे कि ये रेखा कहाँ कट कर गई, इस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को कट करती है। तो ये जो रेखा मिली हमें कहाँ से मिली, दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या है हमारा 2x - 3y बराबर कितना है 12। तो ये हमारा है दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण से हमें एक रेखा मिली, ये रेखा यहां तक मिली। यदि इसे हम आगे बढ़ाते तो इसे कट कर जाएगी और इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसे कट कर जाएगी। यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कैसे करती है, प्रतिच्छेद करती है। और आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि यदि ये संगत है तो इसे आप ग्राफ में बनाइए, और ये संगत है तो जब समीकरण संगत होते हैं तो इसके अद्वितीय हल होते हैं, और अद्वितीय हल होते हैं तो सब ग्राफ में जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यही है इसका प्रूफ। अब ऐसे ही हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। अभी देखे हमने एग्जांपल नंबर 4, अब ऐसे ही देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 5। क्या देखेंगे, एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 में आपको क्या है, एग्जांपल नंबर 5, तो एग्जांपल नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, क्या करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको एक क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है। इसमें भी आपको ग्राफ द्वारा ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। इसलिए जो समीकरण आपको दिया हुआ है उस युग्म का क्या है, हल नहीं है तथा अद्वितीय हल है। क्या कहता है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। आपको ज्ञात करना है कि ये अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है यानी अनंत अनेक हल है। इस तरह से आपको ज्ञात करना है। आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं वो दो समीकरण कौन कौन से हैं, आप किस तरह से उन्हें ज्ञात करेंगे। समीकरण दिया हुआ है 5x - 8y + 1, 5x - 8y + 1 = 0। और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है आपको 3x - 24/5y + 3/5 = 0। इस तरह से आपको ये समीकरण नंबर 1 और इस तरह से समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। अब आपको इस समीकरण में ज्ञात करना है कि क्या यह तीनों में से कौन सी रेखा, यही पूछा है वहां पर। आपको दिया हुआ है कि अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या फिर अनेक हल। इस तरह से आपको वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनमें से जो भी आपको उसे ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं हम इसे ग्राफ में किस तरह से प्रदर्शित करेंगे और कैसे हम इसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको समीकरण दिख रहे हैं, दोनों समीकरण कुछ अलग दिख रहे हैं। ये दोनों को हमें एक करना है, दोनों को क्या करना है, हमें एक करना है। तो हम इसे एक कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे समीकरण 2 में अपॉन है, इसमें कोई अपॉन नहीं है। तो हम इस समीकरण में ऐसे किसी एक संख्या का गुणा करें या फिर उससे भाग दे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ये समीकरण इस स्थिति में मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ये समीकरण इस स्थिति में, यानी कि जो अपॉन में जो बटे में जो संख्या है, या फिर इस समीकरण में हम ऐसा कुछ करें कि यह जो संख्या है वो हमें यहाँ प्राप्त हो जाए। तो हम समीकरण 1 में या फिर हम देखते हैं कि समीकरण 2 में, लेकिन हमें क्या होता है कि ग्राफ के लिए वैल्यू निकालनी होती है, फिर हमको अपॉन में वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को ही कुछ इस तरह से हल करते हैं कि वो समीकरण 1 जैसे बन जाए। तो हम देखते हैं समीकरण 2 में 5/3 से गुणा करने पर, 5/3 से गुणा करने पर तो हम क्या पाएंगे कि 5/3 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किस तरह का समीकरण मिलेगा, आइए देखते हैं। ये है 5/3 × 3x माइनस 5/3 × 24/5 और y प्लस 5/3 गुणित 3/5 बराबर 0। आपने समीकरण 2 में 5/3 से गुणा कर दिया है। हमने 5/3 से ही क्यों गुणा किया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ है 3/5। यदि इसमें हम 5/3 से गुणा करते तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और हमने उसी कंडीशन में समीकरण 1 को देखते हुए फिर आगे की संख्या सोची कि 5/3 को यदि
24/5 से गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हो सकता है और 5/3 में 3 से गुणा करने पर हमें 5 प्राप्त हो सकता है। अब देखते हैं किस तरह से होगा। तिर्यक गुणा से ये संख्या इससे कैंसिल, ये संख्या इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गया 5x बच गया और यहाँ क्या बच गया माइनस में आप देखेंगे 8 तिया 24 y प्लस यहाँ बच गया 1 बराबर 0। ये बन गया अब समीकरण 3, एक नया समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 व 3 से, अब समीकरण 1 व 3 से हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि यह तीनों में से कौन सी कंडीशन है। और आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों एक जैसे ही है, 5x माइनस 8y। यानी कि जब भी हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, a1 की वैल्यू लिखते हैं बराबर 5, b1 की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी a2 की वैल्यू लिखते हैं पहले, तो वो भी 5 है। फिर b1 की वैल्यू लिखते हैं -8, b2 की वैल्यू -8 और c1 की वैल्यू लिखते हैं 1 और c2 की वैल्यू भी यहाँ पर जो आएगी वो क्या है 1 है। इस तरह से यहाँ पर आपने देखा a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या है 5 -8 और 1 इसी रूप में है। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि इन कंडीशन में से हमें कौन सी कंडीशन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर रखिए a1/a2, अभी इसको बराबर में रखते हैं b1/b2 = c1/c2। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/5 बराबर -8 बराबर 1/1। तो अब आप देखेंगे 5 का 5, 8 का 8 है, माइनस से माइनस कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा। यानी कि इनकी जो वैल्यू आई 1/1 1/1 यानी तीनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। जी बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली होगी। यानी ये जो समीकरण क्या है आश्रित संगत है, क्या है समीकरण आश्रित संगत है, आश्रित संगत है। इनके क्या होंगे अनेक हल होंगे। और आपको क्वेश्चन में तीनों स्थिति दी हुई थी, तीनों में से कोई सी एक स्थिति में ला करके इसका क्या करना था, ग्राफ बनाना था। तो ये अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे तो जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, समपाती होगी। और समपाती रेखा आप जानते हैं कि जैसे कोई एक रेखा है तो उसी के ऊपर चली गई दूसरी रेखा क्या होती है, तो जब वो दोनों रेखाओं का युग्म क्या कहलाता है, समपाती कहलाता है। आइए देखते हैं अब यहाँ पर इस समीकरणों की वैल्यू निकालते हैं तो किस तरह से हम इनके मान ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए, इसका इधर पक्षांतर करेंगे, इसका भी इधर पक्षांतर करेंगे। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये -8y, क्या हो जाएगा -8y बराबर, ये बराबर हो गया। अब माइनस प्लस वाली संख्या के इधर माइनस में पक्षांतर -1, प्लस वाली संख्या का माइनस में पक्षांतर -5x। इस तरह से संख्याओं का पक्षांतर हो गया। और जब इस तरह से संख्या का पक्षांतर हो गया तब आप देखेंगे यहाँ पर क्या बच गया -y, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे हम भाग में। तो ये भाग में जब संख्या जाएगी तो ये इस तरह से हो जाएगी और ये माइनस है, इसे धनात्मक करने के लिए हम सामने वाली संख्या का माइनस से गुणा करेंगे। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो y बराबर 1 + 5x/8। इस तरह से आपको क्या होगी, एक वैल्यू मिलेगी और वह वैल्यू काय की होगी, y की होगी। यानी हम इस समीकरण में अब x की वैल्यू रख करके हम काय का मान निकाल सकते हैं, इस y का मान निकाल सकते हैं। अब ऐसे देखते समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 में देखिए समीकरण बिल्कुल एक जैसे है, समीकरण बिल्कुल सेम ही समीकरण है, इसके जैसे ही ये समीकरण है। तो इसमें भी कुछ इसी तरह से आपको मान मिलेगी। यानी कि जो समीकरण निकल के आएगा जिसमें आप x y की वैल्यू रखेंगे वह समीकरण भी सेम इसी तरह से रख करके आएगा। आप देखिए यहाँ से -+1 का पक्षांतर होगा -1, +5 का पक्षांतर होगा -5, फिर यहाँ बचेगा -8। इस तरह से फिर आप इस -8 का गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे भाग में कुछ इसी तरह से, और जब इस ऋणात्मक को धनात्मक करेंगे तो ऐसे ही आएगा। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के बिल्कुल एक जैसी वैल्यू निकल के आएगी। आइए देखते हैं कैसी वैल्यू निकल के आती है। यदि यहाँ पर 0 रखते हैं, यदि यहाँ x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि मान क्या होगा,
यहाँ 0 रख दिए, ये 0 हो गया, 5 शून्य शून्य, शून्य और 1 1 हो गया। तो जब यहाँ 1 हुआ तो यहाँ पे क्या ये 8 से डिवाइड होगा? क्या ये 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। दशमलव में संख्या आएगी, हम शून्य नहीं रखेंगे। हमें अभी दशमलव में संख्या नहीं चाहिए, हम शून्य नहीं रखेंगे। अब यहाँ यदि 1 रखते हैं तो 5 का 5 और 1 6 हो जाएगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। यदि 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। 3 रखते हैं, 5 3 15 और 1 16, ये चलेगा। 3 रखो, 3 5 3 15 और 1 16 और 8 दूनी 16, तो y का मान कितना मिल गया? 2। अब यहाँ पर आपने 3 रखा था, आपको मिला 2 मिला। अब यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 रख करके देखिए, 5 चौके 20 और 1 21 होता है। 5 रख करके देखिए, 5 रखेंगे आप तो यहाँ पर आपको 5 25 और 1 26 मिलेगा, वो भी 8 से डिवाइड नहीं होता। 7 रख करके देखिए, 5 7 35 और 1 36 और 9 4 36 होता है, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रख करके देखिए, 5 6 7 रख दिए थे। 8 रख करके देखिए, 5 8 40 और 1 41। 9 रख करके देखिए, 9 5 45 और 1 46 और 8 8 5 5 8 40 होता है और 8 6 48 होता है, तो यह भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम कितनी वैल्यू रखेंगे कि इसका मान हम इससे डिवाइड कर पाए, जो कि धनात्मक ही आए। तो यहाँ पर अब आप रख करके देखिए, 10 5 दाएं 50 और 1 51, यानी कि फिर भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ यदि 0 भी रखेंगे तो आपको 1/8 में ही वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1/8 में ही। 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। और यदि फिर से आप 3 रखेंगे तो आपको 5 3 15 और 1 16 मिलेगा। तो 11 भी रखेंगे तो 11 5 55 और 1 56, 12 5 6 60 और 1 61। इस तरह से वैल्यू आगे बढ़ते जा रही है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वह अपॉन में बहुत कम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर कितना है? 5 है। 5 है और 5 और 8 एक दूसरे से विभाजित नहीं होते, ये दोनों सम संख्या और ये विषम संख्या। जब हम इसमें किसी दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो ये एक तो सम होगी और या फिर एक विषम होगी। यदि फिर सम और विषम में हम एक को जोड़ेंगे तो सब में एक को जोड़ते तो विषम हो जाएगा, विषम में एक को जोड़ते तो सम हो जाएगा, और ये संख्या उससे क्या हो रही है? डिवाइड नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं? अब 0 रख देते हैं, एक मान हम 0 ही लेंगे। तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, 3 आया तो 2, ये 0 आया तो क्या बचा यहाँ पे? 1/8 बचा। तो 1/8 को आप डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाता तो 0, फिर उसके आगे भाग नहीं गया तो 0 आया। फिर उसके आगे आप क्या करेंगे? यहाँ पर हो गया 10, 8 का 8 बचा 2, 8 दूनी 16 और बचा 4, तो 5 8 40, है ना? 0.125 इस तरह से वैल्यू आएगी अगर हम ऊपर 0 रखते हैं तो। ऊपर 0 रखते हैं तो सेम वैल्यू यहाँ पर भी निकल के आएगी। 0 और 3 रखेंगे हम सेम फिर से, तो 0.125 और यहाँ पर भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो जब आपने देख ही लिया कि आपको इस तरह से वैल्यू मिल रही है, तो अब आप क्या कीजिए, इसे आप ग्राफ में निरूपित करेंगे। देखते हैं ग्राफ में आप किस तरह से निरूपित करते हैं और आपको क्या प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक रेखा मिलेगी दोनों समीकरणों से, जो कि कुछ हद तक संपाती ही होगी। और आपने देखा कि दोनों के मान कैसे बिल्कुल एक जैसे है, और जब दोनों के मान एक जैसे है तो हमारी जो रेखाएं होगी वो भी क्या होगी? बिल्कुल एक ही होगी। जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी? एक ही होगी। तो आइए देखते हैं क्या रेखा एक हमें मिलती है या नहीं। ये -4 क्या होगा? -4। अब वैल्यू रख करके देखिए, x की वैल्यू रखिए 0, तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू 0। तो यहाँ आप रखेंगे x की वैल्यू 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे आपको जो y की वैल्यू रखना है वह कितनी रखना है? ऊपर वाली लाइन में 0.125 यानी कि 0.125 इधर कहीं आएगा, ये यहीं आएगा कुछ हद तक। तो ये जो मान होगा, ये जो बिंदु होगी, ये जो बिंदु का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं 0.125। ये क्या है? इस बिंदु का नाम है। आप इसे जब इस तरह से दोनों को आप यहाँ मिला सकते हैं। फिर क्या होगा? इसके आगे आप अगला मान रखिए 3 और 2। इसके आगे हम अगला मान रखेंगे 3 और 2, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ पर 3 होगा तो x की वैल्यू 3 होगी और इसकी y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो ये 3 हो गई और ये 2 हो गई, और इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो इसका नाम इस तरफ लिख लीजिए 0.0125 इस तरह से। और ये 3
और ये 2 को जब आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगी और इस बिंदु का आप यहाँ लिख सकते हैं नाम 3 और 2। और आप क्या कीजिए, इस बिंदु से इस बिंदु को क्या कीजिए, मिला दीजिए। इस बिंदु से इस बिंदु को क्या कीजिए, मिला दीजिए। और ये जो बिंदु होगी इसका समीकरण लिख लीजिए। ये समीकरण 1 से मिली तो समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इजिकल टू 0। इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 2 से भी हमने मान निकाला था, ये समीकरण 3 से हमने इसको डिवाइड किया, ये समीकरण 3 में बदला और फिर कुछ इसी तरह से वैल्यू निकाल के लेकर के आए, तो इसकी भी वैल्यू क्या आई, एक दूसरे के बिल्कुल समान आई। तो यहाँ पर ही आएगी, इसका भी मान बिल्कुल समान ही होगा। तो ये जब मान समान होगा तो ये किसकी तरह होगा, 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 बराबर 0। यह समीकरण भी यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा। इस समीकरण भी यहाँ पर अप्लाई होगा और जो रेखा होगी जो बिल्कुल एक जैसे होगी, तो एक रेखा इस तरफ और एक रेखा इस तरफ की ओर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरी ओर जब बढ़ेगी तो यह रेखाएं क्या कहलाती है, संपाती कहलाती है। और आपने देखा कि दोनों समीकरण के मान क्या है, बिल्कुल एक जैसे आए। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 6 आपके बुक में क्या है और उसमें करना क्या है, हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अभी आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वह क्वेश्चन क्या है, चंपा एक सेल में कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है। क्या करती है, कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, पेंट और स्कर्ट। वो सामान क्या है, पेंट और स्कर्ट है। क्या है, पेंट और स्कर्ट। पेंट और स्कर्ट खरीदने के लिए जाती है। तो जब वो पेंट और स्कर्ट खरीदने के लिए जाती है, जब उसकी सहेली पूछती है उससे कि प्रत्येक के कितने कितने नग खरीदे, यानी कि कोई उसकी फ्रेंड है, उसकी सहेली पूछती है कि वो पेंट और स्कर्ट के उसने कितने कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या उसकी खरीदी गई पेंट की संख्या की दुगनी है। उसकी खरीदी गई पेंट की संख्या की क्या है, दुगनी है। और दुगनी से कितनी है, दो कम है। यानी स्कर्ट की संख्या उसके खरीदी गई पेंट की संख्या से कितनी है, दुगनी है। यानी कि इसे यदि हम x मान ले और इसे यदि हम y मान ले, पेंट को x और स्कर्ट को क्या मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 2x माइनस 2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि दुगनी से कितनी है, 2 कम है। फिर ऐसे ही स्कर्ट की संख्या बताती है कि पेंट की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है। पेंट की संख्या से क्या है, 4 गुनी से 4 कम है। कितने कम है, 4 कम है। यानी कि इस तरह से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या होता है, इसके आगे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या आप उसकी सहेली की जानने में सहायता कर सकते हैं कि पेंट की संख्या और स्कर्ट की संख्या क्या है। तो आप इसे एक सरल रूप में भी हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखिए, x और y की यहाँ पर वैल्यू है। आप इसे दूसरे रूप में भी समीकरण को लिख सकते हैं। यदि x का पक्षांतर इधर कर दिया जाए, x वाली संख्याओं का पक्षांतर इस तरफ कर दिया जाए, तो समीकरण आप देखेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा, -2x प्लस y इजिकल टू 2। और जब ये माइनस है, इसे आप प्लस करेंगे, यह माइनस था, यह माइनस आएगा। जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। और इसी तरह से यह भी समीकरण बनेगा, आप देखेंगे -4x प्लस y। इस 4 को यहीं रहने दीजिए, यानी कि -4। और जब इसे आप धनात्मक करेंगे तो यहाँ ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा। इस तरह से भी आप समीकरण बना सकते हैं। तो इसे आप हल करेंगे तो आप किस तरह से हल करेंगे इसे, आइए एक और आपको एक तरीका बताते हैं, आप किस तरह से इसकी संख्या निकाल सकते हैं, कैसे इसके मान निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको क्या दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, यानी y बराबर दिया हुआ है कितना होता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ रख करके देखिए आप, ये हो जाएगा इस तरह से 2x माइनस 2 इजिकल टू 4x माइनस 4। और जब 2x माइनस 2 इजिकल टू 4x माइनस 4 होगा, इन दोनों संख्याओं को आप एक तरफ कीजिए, चर राशि एक साइड
और अचर राशि एक साइड। जब चर राशि एक साइड अचर राशि एक साइड किया तो यहाँ -2x बचा, यहाँ -2 बचेगा। आप देख सकते हैं असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर अब क्या बच गया, इस गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में -2, ये हो गया -2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आया 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 1 आ गया। और x का मान जब आप समीकरण 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि पेंट कितना हो गया 1, और जब यहाँ y कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप रख करके देखिए, आप इस तरह से भी पेंट और स्कर्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि ऐसे नहीं निकालना है और आपको ग्राफ बनाना है, आप इस तरह से निकालने के बाद यदि आपको कहता है कि ग्राफ बनाना है, तो आप किस तरह से ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर ग्राफ बनाते, यहाँ देखिए हमें समीकरण बने हुए हैं, y की वैल्यू है, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, हम यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यानी कि यहाँ यदि 0 रखेंगे, यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 2 शून्य 0, और यहाँ कितना बचेगा 2 शून्य 0, और शून्य में से 2 गए तो -2 बचेगा। कितना बचेगा, -2 बचेगा। और यहाँ पर यदि 1 रखते हैं तो यहाँ फिर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ यदि हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, और 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। कितना बचेगा, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। अब ऐसे ही अगला, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू मिलेगी -4। आप देखेंगे 4 शून्य -4। अब ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं हम, यहाँ पर कितनी 2, x की वैल्यू यहाँ रखते हैं 2, तो हमें ये कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, सॉरी 4 दूनी 8 में से 4 गए तो 4 गए। अब इन मानों को हम क्या करते हैं, किसी यहाँ ग्राफ में रखेंगे, x की वैल्यू रखिए 0, तो ये हो गया 0, और जब x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू क्या है, -2, यानी कि ये आ गया -2, यानी हमें इस बिंदु का मान मिल गया 0 -2। इस तरह से हमें मान मिल गया। उसके आगे आप देखेंगे कि दूसरा मान रखेंगे 2 2, यानी कि दोनों कितने हैं, 2 2 है, ये 2 हो गया x का, और ये 2 हो गया, ये 2 y का, ये 2 x का, यानी एक बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो गया। यानी इस बिंदु का नाम यहाँ लिख सकते हैं हम 2 2, और इन्हें आप हम एक सरल रेखा से मिलाएंगे कुछ इस तरह से। तो जब आप इस तरह से मिलाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये रेखा हमें कहां से मिली, उस समीकरण का नाम रखिए आप y बराबर 2x -2। कहां से मिली, y बराबर 2x -2 से। अब ऐसी सेम कंडीशन हम इसके आगे की वैल्यू रखते हैं, दूसरे समीकरण का मान रखते हैं। दूसरे समीकरण का हम मान रखेंगे तो x बराबर कितना है 0, x बराबर 0, y बराबर -4, सॉरी ये आ गया -4, कितना आ गया, -4 आ गया। यानी कि इस बिंदु का नाम क्या हो गया, 0 -4। कितना हो गया, 0 -4 हो गया। अब ऐसे ही हम अगला मान रखेंगे 2 और 4, तो ये 2 पहले से ही रखा हुआ है, यहाँ रखते हैं 4, तो ये हो गया 4, तो ये जब 4 आएगा तो ये बिंदु यहाँ मिलेगी, तो इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। और हम जब इन दोनों को एक दूसरे को मिलाएंगे तो ये इधर कहीं कट करेगी, ये देखिए आप कट कर दी, और इस समीकरण का आप नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर रखिए y बराबर 4x -4, y बराबर 4x -4। और यहाँ पर एक कैसी हो गई, रेखाएं कट कर दी, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे क्या लिखेंगे कि इन रेखाएं कैसी है, यहाँ की जो रेखाएं हैं वह कैसी है, संगत है। कैसी रेखाएं हैं, संगत रेखाएं हैं। और इसका जो हल होगा वह कैसा होगा, द्वितीय हल होगा। और रेखाएं आपने देखी कि कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हो रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यानी इसकी जो कंडीशन है वह कैसी है, 1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। आप यहां से देख सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6। अब इसके जस्ट बाद में है हमारी प्रश्नावली, तो हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.2। आइए स्टूडेंट देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहला। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको कुछ 2 कंडीशन दी हुई है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। उन्हें क्या करना है, ग्राफिक विधि से उनके क्या करना है, हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, ग्राफिक विधि से। और हम अभी इसके पहली वाली क्लास और इस क्लास में अभी थोड़ी देर पहले आपने एग्जांपल्स देखे, उन एग्जांपल्स में भी हमने ग्राफिक विधि का ही उपयोग किया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि आपको कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थी है कुल, यहां सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। क्लास 10 कितने स्टूडेंट है, पूरे 10।
स्टूडेंट है ना, 10 विद्यार्थी है, कक्षा 10वीं है, 10 विद्यार्थी टोटल। उन्होंने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें बताना है। हमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी बराबर y। क्या हो जाएगी? बराबर y हो जाएगी। तो आपको पता है उस क्लास में कितने स्टूडेंट है? 10। यानी कि जब हम x प्लस y और लड़के और लड़कियों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। और जब ये 10 होगा तो आपको पता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है? 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है? 4 अधिक है, यानी कि x = y + 4। इस तरह से यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं। आपने देखा आपको 2 समीकरण मिल गए और उन 2 समीकरण से समीकरण 1, ये समीकरण 2, इतना ही आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे ग्राफिक विधि से हल करना है और बताना है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम इसे ग्राफिक विधि से तो जी बिल्कुल हल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 में क्या हुआ है कि x बराबर y बराबर कितना है? y + 4। यदि अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 में रखने पर ये x का मान यहां रखिए, ये y + 4 + y = 10। अब ये 4 का इधर पक्षांतर कीजिए, y + y 10 - 4, और ये कितना हो गया? 2y = कितना हो गया? 6। और तो y बराबर 6/2, यानी y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया? 3। यानी कि लड़कों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी अब ये ज्ञात करना है। तो y का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर y का मान समीकरण 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे आप यहां पर, तो x = 3 - 4 बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 7। x बराबर कितना हो जाएगा? 7। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो आपने इस तरह से समीकरण को हल करके इनकी संख्या बता दी कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, लेकिन हमें इसके साथ साथ इसे ग्राफिक रूप में भी हल करना है। तो हम अब क्या करते हैं? इसे ग्राफिक रूप में हल करते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो यदि हम अब इसे क्या करते हैं? ग्राफिक रूप में हल करेंगे। तो जब ग्राफिक रूप में हल करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 2 में क्या है? x की वैल्यू है। तो x बराबर कितना है? ये इतना है। तो हम यहाँ से y की मान रखेंगे, तो हम इसमें समीकरण x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे इसमें भी x बराबर इस तरह से लिख सकते हैं हम 10 ऋण y, और यहाँ पर हम इस तरह से 2 मान भी ज्ञात कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? x का मान मिलेगा, यानी x का मान हमें मिलेगा, हमें y का मान रखना है। x का मान हमें क्या होगा? मिलेगा, हमें क्या का मान रखना है? y का मान रखना है। तो हम किस तरह से रखेंगे? तो आइए देखते हैं हमें किस तरह से इसकी वैल्यू मिलेगी। यदि हम समीकरण 1 में, यानी जो समीकरण 1 होगा वह ये है, जो समीकरण 2 का है वह ये है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 को हमने इस तरह से हल किया। यदि हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, यदि x का मान 0 रखेंगे तो हमें y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा? यहाँ 10 मिलेगा। यदि यहाँ 2 रखते हैं तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। यदि हम यहाँ पर 2 रख दें, x की वैल्यू 2 या 4 रख दें, y की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 6। और यदि हम फिर अगली कंडीशन में यहाँ कितना रखें? 4 रखेंगे, तो अब कितना रखते? 5। तो जब यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा?
5 ही मिलेगा। किस कंडीशन में यहाँ 5 रखे तो ये 5 में 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 रखे तो 10 में से 4 गए तो यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा। वैसे समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू रखना है तो y की वैल्यू यदि 1 रखते हैं, यदि 1 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 5, और यदि y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 6। क्या मिलेगी 6 मिलेगी। और आप देख सकते हैं अब हमें x और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम इस ग्राफ में इन मानों को रखेंगे तो ये हो गया 0 और x की वैल्यू सबसे पहले 6 है तो ये होगी x की वैल्यू 6, x की वैल्यू क्या होगी 6, तो y की वैल्यू कितनी है 4, ये y की वैल्यू 4, तो ये 6 और 4 को आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर कहीं संख्या मिलेगी, तो ये एक आपको क्या मिलेगा एक बिंदु मिलेगा। इस बिंदु का नाम आप यहाँ रख सकते हैं, कितना रखेंगे इसका नाम, इस बिंदु का आप नाम रख दीजिए 6 और 4, कितना हो जाएगा ये 6 और 4। ऐसी अगली कंडीशन दोनों है 5 5, x भी 5 है और y भी कितना है 5 है। तो ये जो बिंदु है इसका नाम हो जाएगा 5 5। अब क्या करते हैं हम इन दोनों को जब हम इस तरह से मिलाएंगे तो दोनों बिंदु इस तरह से आगे बढ़ेगी, और ये जो हमें रेखा मिली कहां से मिली, समीकरण 1 से मिली, यानी कि जो समीकरण 1 क्या है ये x प्लस y इज इक्वल टू 10। अब ऐसी अगली कंडीशन, यहाँ पे x की वैल्यू है 5 तो x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू है 1 तो ये हो गई y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 हो गई। यानी अब इस बिंदु का नाम क्या हो गया 5 1 हो गया, क्या हो गया 5 1 हो गया। यहाँ पे हमने y का मान रखे थे 1, हमें क्या मिला 5 मिला। अब ऐसी x की वैल्यू है 6 तो ये हो गई 6, तो हमें y की वैल्यू मिली 2 तो ये y की वैल्यू हो गई 2, ये y की वैल्यू हो गई कितनी 2 हो गई। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा 6 2 होगा, क्या होगा 6 2 होगा। और जब हम इसे मिलाएंगे इस तरह से और इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये बिंदु जब इधर आगे जाएगी, ये इस तरह से, ये रेखा जब इस तरह से आगे जाएगी और ये रेखा जब इस तरह से आगे जाएगी तो ये यहाँ पर कहीं कट करेगी, यानी कि रेखा एक ऐसी है इसकी, ये समीकरण 2 है, ये क्या है समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 क्या है हमारा x इज इक्वल टू y प्लस 4, x इज इक्वल टू y प्लस 4, यानी कि अब क्या हो गई हमारी जो रेखा है कैसी हो गई प्रतिच्छेदी, यानी कि पहली कंडीशन। तो जब कोई पहली कंडीशन आई तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इसका जो हल होगा वह कैसा होगा द्वितीय होगा, और ये समीकरण कैसे होंगे संगत होंगे, और रेखाएं आपने देखी किस तरह की है प्रतिच्छेदी, क्या है इसकी रेखाएं हैं, रेखाएं कैसे कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है किसी एक बिंदु पर। आप स्केल से मिलाएंगे आपको इस तरह से आपको कट प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही हम आगे जाएंगे, इसी का फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था, अब हम फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल, यदि यहां लिख लेते हम माना कि पेंसिल बराबर x और कलम बराबर y। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है 50 रुपए, यानी कि 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर होता है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य है 46 रुपए। जबकि क्या है 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य है 46 रुपए। तो हमें बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो अभी आपने देखा, इससे पहले भी आपने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट अभी, तो वहां आपने देखा था कि आपने किस तरह से पहले ही गर्ल्स एंड बॉयज की वैल्यू निकाल ली थी कि कितने कितने होंगे। वैसे ही अब हम अगले क्वेश्चन में कलम और पेंसिल की कीमत ज्ञात करेंगे कि वह कीमत क्या होगी, वह कीमत क्या होगी। तो आइए देखते हैं,
कलम और पेंसिल की कीमत। ये संगत, ये आश्रित संगत, आश्रित संगत, और ये था A2 और ये C1। तो ये अब हम देखते हैं इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो आप देख सकते हैं अभी इससे पहले हमने ज्ञात किया था एक्स वाई की वैल्यू निकाल के। सबसे पहले हम इनकी क्या निकाल लेते हैं? कीमत निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाले। यदि समीकरण 1 से हम क्या करते हैं? y की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं? y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 7y इजिकल टू 15 माइनस 5x, और ये y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5x अपॉन 7 अपॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम? ये y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं हो जाएगा 5x प्लस y का मान रखेंगे 7 है, तो 15 माइनस 5x अपॉन 7 इजिकल टू 50। ये साथ कैंसिल। कैसे कैंसिल हो गया? तिर्यक गुणे से संख्या कट गई। अब यहाँ क्या बच गया? 5x प्लस 15 माइनस 5x इजिकल टू कितना बचा? 50। कितना बचा? 50 बचा। अब आप देख सकते हैं प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि यह जो वैल्यू है इसमें आप जो x की वैल्यू होगी वो ये कितनी बचेगा? यहाँ से 5 में से 5 जाएगा 0, तो यहाँ शून्य हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसकी जो वैल्यू है समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ समीकरण 2 में रखते हैं, इसमें जो x है ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर -5 आएगा। कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, यानी कि जो x के जो गुणांक होगा वह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सामने -5 आएगा, यानी कि ऋणात्मक वैल्यू आ रही है। तो अब हम रख करके देखते हैं समीकरण नंबर 2 में हमें x की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हो जाएगा 7x प्लस ये 5 है तो ये 5 हो। फिर उसके बाद आप देखेंगे y की वैल्यू रखेंगे 50 ऋण 5x अपॉन 7 इजिकल टू 46। इसका यदि हम लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? जब इसका लघुत्तम लेंगे तो साथ ही 49 x प्लस 55 250, इसका अंदर गुणा कर दो, इसका अंदर गुणा कर दो। 55 250 माइनस 55 इतना हो गया। उसके बाद हमने इसका क्या लिया था? लघुत्तम। तो ये भाग वाली संख्या का इधर पक्षांतर कर दी गुणा में। तो 7 × 42 की 2 हासिल का 4, 7 × 28 29 30 31 32, तो ये हो गया 322। कितना हो गया? 322 हो गया। इस तरह से हमें समीकरण मिल गया। अब प्लस माइनस 49 में से 25 गए तो 25 में से 25 जाते हैं तो 25, तो हो जाएगा 24x इजिकल टू ये 322 माइनस 250। इसे आप घटाइए 24x बराबर, जब ये 322 में से 250 को घटाएंगे, 322 में से 250 को घटाएंगे तो 2 में से 0 गए तो यहाँ बचेगा 2, और 12 में से 5 गए तो 7 और 5 12, यानी कितना बच गया? 72 बच गया। कितना बचा? 72 बचा। अभी कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। 25 तिया 75, तो 24 तिया कितना होगा? 72, 4 तिया 12। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर भाग वाली संख्या का पक्षांतर गुणा में, यानी 72/24, यानी कि 24 तिया 72, 4 तिया 12, हासिल का है 1। फिर क्या बच गया? 4 तिया 12, आप देख सकते 72 होगा। 4 तिया 12 हासिल का है 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना बचा? 72। यानी 3 बार में संख्या कट गई, यानी x का मान कितना आया? यानी पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी? 3 रुपए की। और जब x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, तो हम अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए। आप समीकरण 1 में रखते हैं। अब हमें धनात्मक वैल्यू मिल गई, हम रख सकते हैं समीकरण 1 में। यहाँ x का मान रखेंगे कितना है? 3, यानी 5 × 3 = 15
प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये हो गया 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, यहाँ कितना बचेगा 7y बराबर 35, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, यानी कि y बराबर 7 5 35। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, यानी कलम का जो मूल्य होगा वह कितना होगा 5 होगा। आप इस फॉर्मेट से भी x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि कलम और पेंसिल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने निकाला था ऐसे ही। तो अब हम क्या करेंगे, और कहा गया है कि इसे ग्राफिक रूप से हल करना है, यानी इसे ग्राफ के रूप में बनाना है, तो हम ग्राफ के रूप में कैसे बनाएंगे। अब आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, हम इसकी ग्राफिक विधि देखते हैं, हम इसे ग्राफ में किस तरह से बनाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी पेंसिल का जो कीमत होगी, पेंसिल की कीमत कितनी होगी 3 रुपए, और कलम की कीमत कितनी होगी 5 रुपए। अब ऐसे ही ग्राफ के लिए हम हल करेंगे, तो ग्राफ के लिए जब हम हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे, जब हम ग्राफ के लिए हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से अब क्या करते हैं, हम x का मान रखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू, हमें y की वैल्यू क्या होगी प्राप्त होगी, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 15 माइनस 5x, और ये y बराबर हो जाएगा 50 ऋण 5x/7, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग। इस तरह से हमें एक समीकरण मिल गया। अब ऐसे ही हम देखते हैं ये कैसे हो गया समीकरण 1 से। अब देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो जो समीकरण 2 होगा उसमें कैसी वैल्यू आएगी, आप देख सकते हैं y बराबर, यहां पे भी रखेंगे 5y बराबर 46 माइनस 7x अपॉन, सॉरी अब अगला स्टेप y बराबर 46 माइनस 7x अपॉन 5। इस तरह से आपने x और y की वैल्यू क्या हो गई ज्ञात कर ली। क्या कर ली, ज्ञात कर ली। तो जब आपने x और y की वैल्यू ज्ञात कर ली, तो अब आप इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो किस तरह से आप इनके मान ज्ञात करेंगे, तो आप यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, इनके मान ज्ञात करते हैं x और y के। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ x हो गया, y हो गया, ये समीकरण 2 के लिए हो गया। और यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे जो कि समीकरण 1 के लिए होगा। किसके लिए होगा, समीकरण 1 के लिए होगा। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 से बना हुआ है। तो आइए देखते हैं अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या वैल्यू प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यदि हम x का मान यहाँ रखेंगे x और यहाँ रखेंगे y, यहाँ रखेंगे x और यहाँ रखेंगे y, तो यदि हम समीकरण, ये हो गया x और ये हो गया y, यदि हम समीकरण इसमें x की वैल्यू रखते 0, तो आप देखेंगे यदि x की वैल्यू रखते 0 तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ बचेगा 50 और 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होता, साथ ही 49 होता है। यदि x की वैल्यू रखते 2 तो 5 दूनी 10 और 1 भी रखेंगे तो 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। 2 रखते हैं, 5 दूनी 10, फिर बचेगा 40, कितना बचेगा 40 बचेगा। तो हम रख करके देखते हैं यहाँ 3, यदि x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 3 15 और 50 में से 15 गए तो बचते 35 और 7 5 35। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 5 35 आएगी। अब ऐसे ही 4 रखते हैं, 5 6 20, यहाँ बचेगा 30। अब ऐसे ही आगे रखते हैं, 4 रखे, 5 रखते 5 25, तो यहाँ बचेगा 25। अब 6 रखते 5 6 के 30, तो यहाँ बचेगा 20। कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब यदि यहाँ पर हम 7 रखते तो 7 5 35, यहाँ बचेगा 15। और यदि हम यहाँ पर कितना रखते हैं, 8 रखते तो 5 8 40, तो यहाँ बचेगा 10। यानी अब संख्या कैसी आने लगी, उल्टी आने लगी। इसके पहले भी हमने यहाँ पे कितना रखा था, 20 रखा था, 5 5 25 रखा था, 5 चौके 20 रखा था, 30 हो गया था। अब यहाँ यदि हम 10 रख दे या फिर 5 रख दे तो 5 दाएं 50, 5 दाएं 50 हो जाएगा। और 50 में से 50 गए तो 0, यानी कि हम x की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 50 समय 0 मिलेगा। 5 दाएं 50 और 50 में से 50 गए तो 0, और बाकी का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा।
ऐसे ही यदि हम अब इसमें अगला पॉइंट रख करके देखते, कुछ अलग मान रख करके देखते कितना रखेंगे। यदि हम यहाँ पर इसे डिवाइड करने के लिए साथ ही कितना होता है 49 होता है। यदि 1/5 रख दे, कितना रख दे 1/5 रख दे। x की वैल्यू यदि 1/5 रखेंगे तो साथ ही 49 यहां आ जाएगा। कैसे आएगा आप देख सकते हैं, 50 ऋण 5 1/5/7, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 50 में से 1 गया /7, तो 49/7, साथ ही 49 कितना है, साथ ही 49 हुआ। इस तरह से हम 1/5 रखेंगे। अब ऐसे ही, और आप जानते हैं 1/5 इजिकल टू 5 शून्य शून्य और 5 दूनी 10, ये होता है 0.2। ये कितना होता है 0.2 होता है। कितना होता है 0.2 होता है। 5 शून्य शून्य 5 दूनी 10, 0.2 होता है 1/5। ऐसे ही आप अगली वैल्यू रखते हैं यहां पर, अब समीकरण 2 में। तो जब समीकरण 2 में है x का मान, यहां पर x का मान आप क्या रखेंगे, आप सोचिए, आप यहाँ x का क्या मान रखेंगे, आपको एक समान वैल्यू मिल जाए। यदि आप x का मान यहाँ 0 रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ x का मान यदि यहाँ 0 रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 46, ये 5 से नहीं कटेगा, 9 5 45 होता है। तो अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे, तो यहाँ यदि आप कितना रखते, 2 रख दे, 7 दूनी 14 और 46 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ फिर बचेगा 3, यानी 32 हो गया। यह भी इससे कैंसिल नहीं होता, अब देखेंगे 7 या 21, 3 रखते हैं तो यहाँ आएगा 21, 46 21, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2, यानी कि यदि यहाँ 3 रख दिया जाए तो यहाँ बचेगा 25 और 5 25, कितना आएगा 25 आएगा। अब ऐसे ही हम अगली वैल्यू इसमें रखते हैं, तो अगला मान यहाँ ऐसा क्या रखे कि हमें एक वैल्यू फिर से प्राप्त हो जाए। तो अगला मान यदि हम यहाँ 1/7 रखते, कितना रखते हैं 1/7। सबसे पहले यदि हम यहाँ 4 रखें तो 7 28 और 28 में से 46 जाएंगे तो भी हमारे लिए 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 से जो संख्या डिवाइड होती है जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। तो अब उसके आगे यहाँ 5 रख के देखिए 7 5 35, तो भी नहीं होगा। 6 रख के देखिए 7 5 35, 7 6 42, तो भी नहीं होगा। यानी अब इससे आगे बढ़ते चले जाने लगी, वो वैल्यू काय में आ गई, माइनस में आ गई। यदि हम यहाँ पे 1/7 रख दे, कितना रख दे 1/7 रख दे, तो 46 माइनस 7 1/7 पे 7 से 7 कैंसिल, इसके बटे में 5, यहाँ बचा 1, 46 माइनस 5 1/5 यानी कि हो जाएगा 45/5, 9 5 45। यदि 1/7 रखते हैं तो यहाँ पे आएगा 9। और आपको पता है 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। भाग नहीं जाता तो 0, ये 1/7 है, भाग नहीं जाता 0, यहाँ हो गया 10.0, 7 का 7, यहाँ बचा 3, 7 4 28, अब बच गया 2, यानी कि 20 7 दूनी 14। ये इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि 0.142, कितना है 0.142, यानी 0.2 से भी कम है, 0.2 से भी कम है। तो आइए अब इन वैल्यू को यहाँ पर रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना है 3, तो ये हो गया x का मान 3। तो जब हमने x का मान 3 रखा तो हमें दूसरी वैल्यू क्या प्राप्त हुई, दूसरी वैल्यू आप देखेंगे 5, तो यहाँ पे क्या होगी ये 5। x का मान 3 रखा, दूसरी वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 5, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा 3 5 होगा, क्या होगा 3 5 होगा। अब अगला रख करके देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 1/5, यानी ये यहाँ पर कहीं होगा, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ गई। और अगला क्या 7 है, तो ये 7 हो गया, तो ये 7 से यहाँ पर कहीं आएगा और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, तो ये यहाँ पर कहीं बिंदु कट करेगी, यानी इस बिंदु का नाम क्या हो गया 1/5 और 7 हो गया। अब अगला 3 5 फिर से है, तो ये 3 5 ये फिर से हो गया, 3 और ये 5 हो गया। अब अगला पॉइंट 1/7, तो ये 1/7 यहाँ कहीं आएगा, ये 1/7 यहाँ पर कहीं आएगा। और अगला पॉइंट है 9, तो ये हो गया ये 9,
तो आप इस बिंदु को सबसे पहले मिला लीजिए। कौन सी बिंदु? इसके पहले वाले समीकरण की जो बिंदु थी ये 0.1/7, ये 0.7 वाली, इससे आप इसे मिला लीजिए। ये इससे मिला लिए। अब अगली बिंदु क्या है? यही है, और ये कितना है? 1/7, 1/9, तो 1/7 कितना हो गया? 1/7। और यहाँ नीचे कितना बचा? 9 है, तो नीचे जब 9 बचेगा तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा, और इसे आप इस तरह से मिलाएंगे तो ये क्या करेगी? रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। यानी इसका मान कितना हो गया? इस बिंदु का मान हो गया 1/7, 9, इस तरह से इसका मान हो गया। और यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो नीचे की जो रेखा है कौन सी है? समीकरण 1 की। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस रेखा का नाम यहाँ पर 5x + 7y = 50, और ऊपर वाली जो रेखा है यह कौन सी? समीकरण 2 की, 7x + 5y = 46। और आपने देखा था कि इसके पहले की भी रेखा कैसी थी? प्रतिच्छेदी। अभी की भी रेखा प्रतिच्छेदी, यानी समीकरण कैसे होंगे? संगत होंगे। और इनका हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। रेखा आपने देख ही ली, प्रतिच्छेदी होगी। तो इसकी जो कंडीशन होती है वह कौन सी होती है? यह जो समीकरण होंगे a1/a2 ≠ b1/b2 के रूप में होंगे। कैसे होंगे? a1/a2 ≠ b1/b2 के रूप में होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, 1 और 2। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। स्टूडेंट देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 2 कि प्रश्न क्रमांक 2 क्या है। आपको प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा गया है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 से आपको क्या करना है? तुलना करके बताना है। इससे तुलना करके आपको बताना है कि यहाँ पर जो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है, या फिर समपाती है। इस फॉर्मेट में, यह जो फॉर्मेट है आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। आप शुरू से देखते आ रहे हैं और आज भी आपने देखा इस क्लास में भी कि इसकी कितनी वैल्यू है। तब ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी सेम इसी रूप में हल करना है। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तुलना करना है और तुलना करके बताना है कि यह जो समीकरण है इसकी जो रेखाएं हैं वे कैसी है। तो आइए इसकी तुलना करके बताते हैं हम। यहाँ पर हम इस समीकरण को सर्वप्रथम इस रूप में लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सभी समीकरण को हम इसी रूप में हल करेंगे और जो बराबर नहीं होगा उसमें इज नॉट इक्वल टू का यानी बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है a1, a2, b1, b2 क्या होते हैं? इनके क्या होते हैं? ये गुणांक। इन गुणांकों का ही नाम है a1, a2, b1, b2, c1, c2। तो आपको पता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं a1/a2, तो यहाँ देखेंगे a1/a2, तो a1 हो गया 5, a2 हो गया 7, फिर ये बराबर का चिन्ह तो बराबर। अब क्या हो गया? b1/b2, तो b1 कितना है? -4 और b2 कितना है? 6 = c1/c2, यानी कि 8 और ये -9। तो आप देख पा रहे होंगे इन्हें यदि हम काटेंगे भी किसी दूसरी संख्या से तो ये कटेगा नहीं। ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि यह जो संख्या है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। यानी इसमें जो रेखाएं होगी वह कैसी होगी? अब आप देख ही पा रहे होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेद करेगी और प्रतिच्छेदी हमारी क्या होगी? रेखाएं होंगी। हमने इस समीकरण से तुलना करके बता दिया कि ये क्या है? इसके बराबर नहीं है। जब ये इसके बराबर नहीं थे, ये भी इसके बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होते हैं? तीनों इज नॉट इक्वल टू होते हैं। तो अब ऐसे ही ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर नहीं होते। सेम कंडीशन सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो आपको इसमें भी ऐसे ही करना है। a1/a2 b1/b2, यानी कि a1 9/18 = 3/6 बराबर 12/24। हम इसे क्या काट सकते हैं? 3 3 9 या फिर 9 का 9, 9 दूनी 18, फिर आप देखेंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, और यहाँ देखेंगे 12 का 12 और 12 दूनी 24। और ये क्या है? तीनों एक दूसरे के कैसे है? बराबर है। यानी कि a1/a2 = b1/b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। कैसा है? C1 अपॉन C2 के। तो ऐसे ही तो इसमें जो रेखाएं होंगी वह कैसी होगी? आप देख पा रहे हैं यहाँ रेखा कैसी होती है? समपाती होती है। कैसी होती है? समपाती रेखा होती है। अब ऐसे ही अगला थर्ड समीकरण, इसमें भी हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। A1 अपॉन A2 यानी 6 अपॉन 2 बराबर -3 अपॉन, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 हो गए -1। ऐसे ही अगला देखते हैं बराबर 10 अपॉन 9। 10 अपॉन 9 तो हम यहाँ पाएंगे कि देखेंगे आप 2 एका 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ होगा 3/1 बराबर 10/9 यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारी ये वाली कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होती है? रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? रेखाएं समांतर होती है। तो ये थे हमारे प्रश्न क्रमांक 2 के 3 क्वेश्चंस। हमने इन तीनों प्रश्नों में हमने देखा कि किस तरह से रेखाएं समांतर होती है, प्रतिच्छेदी होती है, संपाती होती है। यह कहां से देखा? हमने तुलना करके देखा। अब ऐसे ही हम अगला आगे बढ़ेंगे, इसी के आगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। कहां जाएंगे? प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। कि प्रश्न क्रमांक 3 में आपको क्या कहा गया? तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको कहा गया है कि अनुपात A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इसमें हमें ये बताना है कि आपको समीकरण दिए हुए हैं। अभी आपने क्या बताया? रेखाएं। आपने क्या बताया? अभी सेकंड क्वेश्चन में रेखाएं। अब बताना है समीकरण संगत है, असंगत है या फिर आश्रित संगत है। इन्हीं ऐसे ही सेम फॉर्मेट में बताना है। कैसे बताना है? इन्हीं की तुलना करके, इसी तरह से तुलना करके बताना है कि यह रेखाएं कैसी है या ये समीकरण का जो युग्म है वह कैसा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। फिर ऐसे ही है 2x माइनस 3y बराबर 7। 2x माइनस 3y बराबर 7। तो इसमें क्या करेंगे? हम इन दोनों से अभी आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में तुलना की थी वैसे ही करेंगे। तो आइए देखते हैं A1 अपॉन A2। तो ये A1 अपॉन A2 हो गया, तो ये 3/2 और ये कितना हो जाएगा? बराबर B1 अपॉन B2 2 अपॉन -3 और फिर C1 अपॉन C2 5 अपॉन 7। 5 अपॉन 7। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो जो समीकरण का युग्म होगा वह क्या होगा? संगत होगा। कैसा होगा? समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इस स्थिति के अनुसार समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 8। 2x माइनस 3y बराबर 8। फिर 4x माइनस 6y बराबर 9। 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसमें हम यही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? A1 अपॉन A2 2/4 बराबर 3/9, ये सॉरी 3/6, ये हो गया 2/4 बराबर 3/6। फिर क्या है? बराबर 8/9 बराबर कितना है? 8/9। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ संख्या घटेगी। 2 का 2, 2 दूनी 4 बराबर 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर 8/9। यानी कि यहाँ पर क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस तरह से ये कौन सी कंडीशन है? हमारी सेकंड कंडीशन है। इसमें जो समीकरण का युग्म होगा वह कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। इसमें कैसा? तो संगत था, इसमें कैसा है? असंगत है। ऐसे ही आप थर्ड देखते हैं। तीसरा क्या कहता है? 3/2 x धन 5/3 y बराबर 7। 3/2 x ऋण धन है 5/3 y
बराबर 7। फिर इसका अगला समीकरण है 9x ऋण 10y बराबर 14। 9x ऋण 10y बराबर 14 कितना है? 9x ऋण 10y बराबर 14। तो अब हम इसे तो इसकी तुलना करते हैं, तो इसकी तुलना करेंगे तो 3/2 a1 हो गया, इसके बटे में हम लिखेंगे, इसके अनुपात में कितना लिखेंगे? 9। ऐसे ही अब अगला देखते हैं 5/3 और इसके अपॉन में लिखेंगे 10। फिर ऐसे ही रखेंगे तो 7/14। तो अब इसे हम आगे हल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अपॉन में होता है कितना होता है? 1 होता है, और इसके अपॉन में यदि 1 होता है तो क्या करते हैं? इस संख्या का इससे गुणा करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, और इस संख्या का इससे गुणा करके फिर डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये 3 3 9, 5 दूनी 10, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी और 7 का 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब यहाँ ऊपर क्या बचा? 2/3, 3/2, 2/3 बराबर 3/2 बराबर 1/2, 7 का 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई आपकी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि जो रेखाएं वह होगी वह कैसी होगी? संगत होगी, प्रतिच्छेदी होगी, और इसका जो हल होगा वह कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। ऐसे ही अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि चौथे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन दिया है 5x - 3y बराबर 11। 5x - 3y बराबर 11। फिर है 10x + 6y बराबर 22 -22। 10x + 6y बराबर 22 कितना है? -22 है, -22 है। तो हम इसे किस तरह से हल करेंगे? अब इसे इसके अपॉन में रखते हैं, देखते हैं कि क्या है। a1/a2 यानी 5/10 बराबर b1/b2 यानी -3/6। फिर है c1/c2 इज इक्वल टू 11/-22। तो यहां आप देखेंगे कि 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2, 3 का 3, 3 दूनी 6, पर यहाँ क्या लगा है? माइनस। फिर इज इक्वल टू 11 का 11, 11 दूनी 22, और नीचे लगा है माइनस, यानी कि ये क्या है? एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये धनात्मक है, ये क्या है? ऋणात्मक है। यानी इसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वह कौन सी हो रही है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कौन सी कंडीशन? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यह क्या होगी? संगत होगी। कैसी होगी? संगत होगी। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां रखेंगे हम। क्वेश्चन देखते पहले कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है 4/3x प्लस 4/3x प्लस 2y बराबर 8, y इज इक्वल टू 8। फिर है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या करते हैं? हम इसे इस अनुपात में रख करके तुलना करते हैं इसकी। तो जब हम इसे यहां रख करके इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा? आप देखेंगे 4/3/2 बराबर 2/3 बराबर 8/12। क्या ये संख्या कटेगी? देखते हैं कटती है क्या। तो इससे इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, और जब भी 2 दूनी 4 कट गया तो ये हो गया 2/3 बराबर 2/3। क्या हुआ? 2/3 बराबर 2/3। फिर क्या यहां बच गया? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये तीनों क्या होगा? एक दूसरे के बराबर, यानी यहाँ पे कंडीशन आ गई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी इसमें जो कंडीशन अप्लाई हुई वह ये वाली a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यह क्या है? ये आश्रित संगत है। क्या है? आश्रित संगत
कैसी है? आश्रित संगत समीकरण है, इसके अनेक हल होते हैं और रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है। रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है। तो ये थे 5 क्वेश्चन आपके। अब ऐसे ही हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहाँ जाएंगे? इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में, ये था क्वेश्चन नंबर 3, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है? आपको निम्न समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत और असंगत है ये बताना है, और यदि संगत है तो उसके लिए क्या करना है? हमें ग्राफ बनाना। संगत और असंगत बताना है, जैसे अभी आपने बताए वैसे ही। और यदि संगत है, यदि वह संगत है तो उसके लिए क्या करना है? हमें ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं कि हमें किन किन समीकरण में ग्राफ बनाने होंगे और कौन से समीकरण में ग्राफ नहीं बनाना होगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसी का जो सेकंड समीकरण है वह है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये समीकरण है 1। ये हो गया समीकरण 2। जब ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2, तो जब ये समीकरण 1 और ये समीकरण हो गया 2, तो इसकी अब हम तुलना करेंगे इस रूप में। इसकी तुलना करेंगे इस रूप में, जब तो हमें पता चलेगा संगत है या असंगत है। यदि असंगत होगा, इस रूप में होगा, तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। यदि इन दोनों रूप में है तो हमें ग्राफ बनाना है। तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा a1 यानी 1/2, फिर ये हो गया b1/b2 यानी 1/2, और फिर क्या हो गया बराबर c1/c2 यानी 5/10। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2, और 5 का 5 और 5 दूनी 10। 5 का 5, 5 दूनी 10। यानी कि किस रूप में आया? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि यह क्या है? आश्रित संगत है। कैसा है? आश्रित संगत है। और इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें रेखाएं कैसी मिलेगी? संपाती मिलेगी। तो देखते हैं इसका ग्राफ बना करके। इसका यहाँ करेंगे, क्या करेंगे हम? इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आप पूरा सीख चुके होंगे कि आप किस तरह से ग्राफ को नामांकित करते हैं और किस तरह से ग्राफ लिखते हैं, किस तरह से ग्राफ में किसी समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए आप देखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में y बराबर समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 - x। यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी क्या कर सकते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही हम आगे जाएंगे समीकरण 2। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में आपको किस तरह की वैल्यू मिलेगी आप देख सकते हैं यहां पर। यदि हम समीकरण 2 में 2 से भाग दे, तो समीकरण 2 में 2 से भाग देंगे। जब हम समीकरण 2 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 दूनी 10। ये नया समीकरण बन गया समीकरण 3। और जब हम समीकरण 3 से, जब हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5 - x। क्या हो जाएगा? y बराबर 5 - x। यानी कि आप देखिए यहाँ भी y बराबर 5 - x है, यहाँ भी y बराबर 5 - x है। अब हमें दो वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना है? दो वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे उनके मान निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y। यदि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखते? 0 रखते तो हमें y कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और x की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ऐसी सेम कंडीशन इस वैल्यू में भी मिलेगी। यानी कि इसी समीकरण के जो मान होंगे यही होंगे। ये जो मान होंगे समीकरण 1 और 2 दोनों के होंगे। आइए अब इसकी वैल्यू, इनका मान रखते हैं हम समीकरण में। तो इसका मान समीकरण में रखेंगे। यानी कि x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 5 ही आ गई 5। तो इस बिंदु का नाम होगा 0 5। क्या होगा? 0 और 5 होगा। ऐसे ही अगला मान रखते हैं हम 1 और 4। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4। ये यहां मिल गए, ये यहां मिल गए।
तो इस बिंदु का नाम क्या होगा 1 4, और इससे एक रेखा मिला लीजिए और इस रेखा का एक नाम दे दीजिए जिस समीकरण से रेखा बनी। ये रेखा कौन से समीकरण से बनी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 से। कहां से मिली? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 से। अब ऐसे ही हम समीकरण 2 की भी वैल्यू रखेंगे, इसी में सेम कंडीशन में आएगी और यही सेम वैल्यू आएगी, सेम मान आएंगे, यानी समीकरण 2 क्या हो गया? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये जो रेखाएं होगी एक दूसरे के ऊपर होगी, सेम इसी के जैसे अगली रेखा होगी, यानी कि यहां पर क्या होगा? अगली रेखा होगी यहां पर, यानी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। वैल्यू क्या होगी? कुछ इस तरह से आएगी, एक रेखा इधर एक रेखा इधर, यानी दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती में जाएगी। यानी संपाती रेखा आपने देखी है कि एक दूसरे के सेम अकॉर्डिंग और एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है। अब ऐसे ही आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसी समीकरण का, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के समीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के समीकरण आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और फिर अगला समीकरण है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। कुछ इस तरह से आपको इक्वेशंस दी हुई है, तो हम इसकी तुलना करेंगे, और जब तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें किस तरह से संख्या मिलेगी। तुलना करने पर हमें किस तरह की संख्या मिलेगी, तो यहाँ देख सकते हैं आप a1 अपन a2 रख करके, तो a1 अपन a2 रखिए, ये 1 अपन 3, फिर क्या रखेंगे? -1 अपन -3 बराबर में रखेंगे, इसके बराबर में है, फिर इसके बराबर में c1 अपन c2 यानी 8 अपन 16। फिर हम इसे क्या काट सकते हैं जी? बिल्कुल ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 काट 8 दूनी 16, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 8 का 8, 8 दूनी 16। इस तरह से आ गई, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी यहाँ पे जो इस समीकरण में जो समीकरण होंगे वह कैसे होंगे? असंगत होंगे। कैसे होंगे? समीकरण असंगत होंगे। कैसे होंगे? समीकरण असंगत होंगे, यानी इसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ग्राफ किसका बनाना है? जो रेखाएं, जो समीकरण कैसे हैं? संगत है। तब ऐसी थर्ड आप यहां नीचे लिख सकते हैं, यह समीकरण का युग्म कैसा है? असंगत है, इसका कोई हल नहीं है, और रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो 2 समीकरण दिए वो 2 समीकरण देखते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें समीकरण दिए हुए हैं 2। अब हम इनकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो जब हम इनकी तुलना करेंगे तो अब क्या पाते हैं? देखते हैं। हम इनकी तुलना करने पर पाएंगे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, इस तरह से आपको रखिए, आप यहाँ तुलना कीजिए, ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -6 अपॉन -4। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये माइनस है, और जब ये माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस लगेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इस तरह से आएगा। यानी आप ये क्या हो गया? ये तीनों क्या है? एक दूसरे के बराबर नहीं। यानी जब ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी इसकी जो रेखा है कैसी होगी? यह जो समीकरण होंगे कैसे होंगे? समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। और आपको पता है कि जिस समीकरण का युग्म संगत है उसी का हमें ग्राफ क्या करना है? बनाना है। तो आइए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं इसका किस तरह से ग्राफ बनता है। यहाँ इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 3, 4, 5, 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये ऊपर 6। फिर यहाँ -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5, -6।
यहाँ हो गया -1, ये हो गया -2, -3, -4, -5, -6। इस तरह से आप यहाँ वैल्यू रखेंगे। आप यहाँ सबसे पहले इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ये +6 है, इसका इधर पक्षांतर होगा माइनस में, यानी कि ये y समीकरण 1 से अब देखिए हमें क्या हुआ, रेखाएं संगत प्राप्त हुई, तो रेखाएं समीकरण का युग्म संगत है, तो संगत है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिक रूप बनाएंगे। तो ग्राफिक रूप समीकरण 1 से ये हो जाएगा y बराबर कितना होगा, ये ऋणात्मक संख्या इधर जाएगी धनात्मक, और ये धनात्मक संख्या इधर आएगी तो हो जाएगी ऋणात्मक। इस तरह से y बराबर कितना मिलेगा हमें, 6 - 2x। तो इसकी वैल्यू हम इसी के नीचे निकालेंगे, इसकी वैल्यू यही निकालेंगे। तो हमें कितनी प्राप्त होगी ये वैल्यू, ये मान हमें बताना है, मान बताना है हमें कितने कितने प्राप्त होंगे। अब ऐसे ही यहाँ x और यहाँ y, अब यहाँ ऐसे ही समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या होगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा -2y बराबर 4 - 4x। फिर ये गुणा वाली संख्या, इसका पक्षांतर भाग में है, -y बराबर 4 - 4x/2, और जब ये 4x/2 हो गया, इसे अब धनात्मक करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -4 + 4x/2। इस तरह से आप इस समीकरण के क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। इस वैल्यू से आप उसके मान निकालेंगे। तो अब आप आइए देखते हैं कि x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, और हम x और y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर इसका यहाँ पर बनाएंगे बॉक्स, इसका बॉक्स यहाँ बनाएंगे, यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, x और y का मान, यानी कि x की वैल्यू रखेंगे, हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। आपने देखा है कि यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी कि संगत है। अब तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। यहाँ पे यदि 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 0 रखे तो ये 0 0, तो यहाँ बचेगा 6। यदि यहाँ 1 रखते हैं तो 2, यहाँ यदि 1 रखते हैं तो 2 का 2, और यहाँ से जा घटेगा तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा पूरा 0, और 0 - 4 है, 2 दूनी 4 -2, और फिर क्या होगा, यहाँ 1 रखते हैं तो 4 का 4, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0, तो ये आ जाएगा 0। यहाँ 1 रखे तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। कैसे, यहाँ 1 रखेंगे 4 का 4, धन ऋण हो जाएंगे, यानी घट जाएगी संख्या, असमान चिन्ह वाली संख्या घटेगी, तो 4 में से 4 का 0, और 0 में किसी भी संख्या को गुणा या भाग करने पर कितना होता है, उसका मान 0 होता है। तो अब ऐसे ही हम इसकी वैल्यू रख करके देखते हैं। ये हो गया 0, पहला समीकरण 1 0, फिर y की वैल्यू 6, तो ये हो गई y की वैल्यू 6। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 0 6। फिर अगला 1 और 4, ये x की वैल्यू 1, ये हो गई 4, यानी कि ये यहां से जाएगी, ये ऐसी आएगी, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 1 और 4। इस तरह से नाम होगा। आप इसे मिला लीजिए एक सरल रेखा के थ्रू, इस तरह से आप मिलाएंगे, जैसे आगे तक जाएगी। तो इस सरल रेखा का जो नाम होगा वह क्या होगा, समीकरण 1, और हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। इस समीकरण से हमने ये रेखा बनाई। ऐसे ही अब अगला, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, यानी कि ये क्या होगा, 0 - 2 होगा। कितना होगा, 0 - 2 होगा। फिर अगला है x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 0, ये यहां आ जाएगा इस तरह से, यानी इसका मान क्या होगा, 1 और 0। तो क्या होगा, जब हम इससे इस बिंदु से इस बिंदु को इस तरह से मिलाएंगे, और ये जब रेखा सीधी जाएगी तो ये यहां कट करेगी, यहां कट करेगी नहीं, इस बिंदु पर कट करेगी। ये रेखा ऐसे सीधी बढ़ाएंगे, ये रेखा इधर सीधी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये कट करेगी डेफिनेटली, यहाँ से ऐसे सीधी जाएगी, ये रेखा यहाँ से ऐसे सीधी जाएगी, तो इस बिंदु पर ही कट करेगी। ये क्या हो गई बिंदु, ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु। ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। और आपको पता है इस समीकरण का युग्म कैसा था, संगत था। इसका जो
फॉर्मेट था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, और आपने देखा रेखाएं कैसी कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, इसी का प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और फिर अगला समीकरण इसी में दिया हुआ है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखते हैं हम इसकी तुलना करके, क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। तो यहां जब हम तुलना करेंगे तो आप देखेंगे a1/a2 यानी 2/4, फिर क्या है बराबर -2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 माइनस 5। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4 बराबर 2 का 2, 2 दूनी 4 बराबर 2/5, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि यह जो रेखा है, यानी समीकरण का युग्म कैसा है, असंगत है। समीकरण का युग्म कैसा है, असंगत है। अतः इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, और यदि इसका हम ग्राफ बनाते भी हैं तो हमें रेखाएं किस तरह की प्राप्त होगी, रेखाएं समांतर प्राप्त होगी। रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, समांतर प्राप्त होगी। तो ये देख प्रश्न क्रमांक 4 के 4 क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात करना है, बाग की क्या करना है, विमाएं ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। माना कि चौड़ाई क्या है, x है, और लंबाई कितनी है, y है। चौड़ाई कितनी है, x है, लंबाई y है। हमें उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप, अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। और हमें क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप, यानी कि 1/2, 2 गुणित लंबाई x प्लस 4 x प्लस y इज इक्वल टू परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि 36 इज इक्वल टू x प्लस y, 36 इज इक्वल टू x प्लस y, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ऐसे ही हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, हमें इसकी विमाएं ज्ञात करना है। आपको कहा गया, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जिसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई से, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। यानी कि लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। यानी कि y बराबर x प्लस 4। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, y बराबर x प्लस 4। क्यों, क्योंकि ये जो लंबाई है इसे चौड़ाई से 4 अधिक है, और इन दोनों को बराबर करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, जब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। और अब आपके पास आ गया समीकरण 1, और आप क्या आ गया, समीकरण 2। तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 में आपको एक y की वैल्यू निकली हुई है। तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 36 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये इधर आएगा, तो 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। तो 2x बराबर हो जाएगा 32, यानी कि x बराबर 32/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 1 2 2 6 12 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ये x का मान निकाल लिए 16। अब क्या हो गया, x का मान निकाले 16, यानी चौड़ाई निकल के आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 16 मीटर। कितनी आ गई, 16 मीटर। अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू क्या रख देते हैं समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा y बराबर, x का मान है 16 धन 4, तो y बराबर ये क्या हो गया, 20। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये क्या, चौड़ाई और लंबाई इससे 4 अधिक है, 20 और 4 16, यानी कि कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास, 16 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई आपके पास, 20 मीटर। कितनी आ गई, 20 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसे ही आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा है, आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 में एक विमाएं निकाली, यानी विमाएं क्या होती है, किसी भी आयताकार की लंबाई और चौड़ाई। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8। क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? दिया हुआ है। तो आपको इस समीकरण में एक और ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि हमारी जो रेखा है कैसी प्रतिच्छेद है, समांतर और संपाती। हमारी रेखा कैसी होना चाहिए? प्रतिच्छेद। रेखा कैसी करना चाहिए? प्रतिच्छेद करना चाहिए, समांतर होनी चाहिए और संपाती भी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो आपको क्वेश्चन में एक समीकरण दिया हुआ है उसी समीकरण में हमें और एक दूसरा समीकरण बनाना है ताकि जब हम दोनों समीकरणों को एक अनुपात में ले तो हमारी रेखा कैसी हो जाए? प्रतिच्छेदी हो जाए, हमारी रेखा समांतर हो जाए, हमारी रेखाएं संपाती हो जाए। तो आप जानते हैं प्रतिच्छेद रेखा का क्या है? प्रतिच्छेदी जो रेखा होती है उसका जो है ये है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जो समांतर होती है उसका क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जो संपाती है वह है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आप इसके लिए कौन कौन सा समीकरण अप्लाई करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ आप कौन कौन सा समीकरण अप्लाई करेंगे। इन कंडीशन को देखते हुए, इन स्थितियों को देखते हुए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो आप यहां लिख सकते हैं इसके लिए अगला समीकरण 5x प्लस 4y माइनस या प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण को आप लिखेंगे तो ये क्या होगा? आप देख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। फिर ऐसे समांतर में देखना है। अब क्या करना है? समांतर में देखना है। तो समांतर के लिए आप देखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये दोनों क्या होना चाहिए? एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये 2x प्लस 3y माइनस 8 है। तो अब इसे किस तरह से लिखेंगे? यहां अगला समीकरण आप लिख सकते हैं इस तरह से 6y माइनस यहां लिखेंगे आप 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह का आप यदि समीकरण इस समीकरण से आप इसको हल करते हैं, इस समीकरण से आप इसको हल करते हैं तो ये क्या होगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसमें रेखाएं कैसी हो जाएगी? संपाती। इन दो समीकरण में रेखा है संपाती, इस दो समीकरण में रेखा प्रतिच्छेदी। अब देखना है ये सॉरी इसमें समांतर होगी रेखा है, इसमें प्रतिच्छेदी। अब संपाती के लिए देखना है तो संपाती में क्या होता है? तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं यहां 6x, आप यहां लिख सकते हैं 6x प्लस 9y माइनस आप यहां लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण और इन दोनों समीकरण की आप तुलना करेंगे तो ये क्या होगी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी रेखाएं कैसी होगी? हमारी संपाती होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक समीकरण दिया हुआ था और इन समीकरण के लिए एक नया समीकरण बनाना था। आप ऐसे ही बहुत सारे समीकरण, अनेक समीकरण बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही है, और भी कोई भी आप समीकरण बना सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, उसका ग्राफ खींचना है और उसमें कहा गया है कि x अक्ष में इन रेखाओं का त्रिभुज शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी रेखाएं आपको इसके कहे अनुसार क्या है? रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी और x अक्ष पर आपका एक त्रिभुज बनेगा। तो उसके बाद क्या करना है? आपको उस त्रिभुज के जो शीर्ष मुख होंगे उसकी जो बिंदु होगी उन बिंदुओं को देखना है। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण। और दूसरा क्या है? दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x
प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, यानी कि आप अब इन दो समीकरण में आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण में आपको ग्राफ बनाना है और बताना है कि जो शीर्ष में जो बिंदु होंगे वह कौन कौन से होंगे। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं हम, समीकरण 1 से यहां देखेंगे आप, यदि इसका इधर पक्षांतर कर देते, इसका इधर पक्षांतर कर देते, यानी y बराबर माइनस वाई बराबर -1 माइनस एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब देखेंगे y बराबर हो जाएगा, ये माइनस का फिर अंदर गुना होगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर अब इस समीकरण से इनके क्या निकाल सकते हैं, हम मान ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिभुज पूछा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसके कितने वैल्यू ज्ञात करेंगे, हम इसके कितने मान ज्ञात करेंगे। हम अब आपको बताएंगे कि 3 मान कैसे ज्ञात करते हो, तीनों मान किस तरह से निकाले जाते हैं। वैसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 में यहाँ y की वैल्यू निकालें, यहाँ भी y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 2y बराबर 12 माइनस 3x, तो y बराबर 12 माइनस 3x अपॉन 2। इस तरह से आपका समीकरण बनेगा गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में। और इसके भी ऐसे ही कुछ 3 मान हम ज्ञात करेंगे, 1, 2 और 3 वैल्यूज यहाँ x और y, यानी हम x और y के जो है वो मान रखेंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x और y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो x और y की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे यदि 0 रखते हैं, यहाँ यदि 0 रखते हैं तो यहाँ यदि हम 0 रखेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। यदि 1 रखते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये काफी सरल समीकरण था। यहाँ 0 रखे तो यहाँ बचा 1, यहाँ 1 रखे तो 1 और 1 2, और यहाँ 2 रखे तो 2 और 1 3। इस तरह से हमको वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही अब हम आगे रखते हैं। इसमें यदि 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 शून्य 0। फिर क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे 3 शून्य 0 पूरा 0 हो गया, यहाँ बचा 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। उसके बाद यहाँ क्या रखते हैं आप, 0 रखे 1 रख के देखते हैं तो 3 का 3, 12 में से 3 का कितना बचता है 9, तो 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 रखो, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, 2 तिया 6। फिर क्या रखेंगे हम, 3 रखते हैं, 3 3 9, कटेगी नहीं संख्या। 4 रख करके देखो, 4 तिया 12, 12 में से 12 गए 0, 4 तिया 12, 12 में से 12 गए 0। और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो या भाग दो, उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब ऐसे ही क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। तो आइए देखते ग्राफ बना करके क्या देखते हैं, हमें किस तरह का यहाँ पर त्रिभुज प्राप्त होता है। तो आइए स्टूडेंट ग्राफ बना करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब यहाँ वैल्यू रखिए 0 और 1, तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, 0 और 1 होगा। फिर ऐसे ही अगला 1 और 2, ये यदि 1 रखते हैं तो ये हो गया 2, यानी कि ये यहां पर क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। फिर ऐसे ही अगला पॉइंट क्या होगा, 2 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 2 3 की वैल्यू होगी। अब हम इन तीनों को मिलाएंगे, 1 2 3, इस तरह से ये यहां से इधर जाएगी रेखा, ये यहां से इधर रेखा जाएगी। तो ये जो रेखा गई, इस रेखा को किस समीकरण से मिली थी हमें, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण से हमें रेखा मिली थी। अब देखते हैं अगली क्या है, 0 6, ये 0 ये 6, तो ये आ गया 6, तो इस बिंदु का नाम हो गया 0 6। फिर ऐसे ही आगे 2 3, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी कि ये बिल्कुल समान है। फिर ऐसे ही 4 0, x की वैल्यू 4, ये 0 ये 0 ये 4, तो इसका मान हो जाएगा 4 0, इस तरह से। और फिर हम इन तीनों को मिलाएंगे, ये 1 ये 2 और ये इस तरह से तीसरी भुजा मिलेगी।
तो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, आप स्केल से मिलाएंगे, काफी सीधी रेखा मिलेगी। और ये जो रेखा मिली है किस समीकरण से मिली? 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0। इस समीकरण से हमें रेखा मिली और आप देख रहे होंगे कि एक अक्ष पर आपको एक त्रिभुजाकार का चित्र नजर आ रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से आपको एक त्रिभुज मिलेगा, ये यहां से इस तरह से आपको एक त्रिभुज मिलेगा। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि हमें त्रिभुज के अब क्या बताना है, ये जो त्रिभुज हमने छायांकित किया है इस त्रिभुज के शीर्षों के नाम बताना है, शीर्ष की बिंदु बताना है कि क्या होगी इस त्रिभुज के शीर्ष की बिंदु। यहाँ पर आपने कोई बिंदु ज्ञात नहीं किया, यानी कि ये 0 1 लिख सकते हैं हम इस बिंदु को, 0 1 माइनस 1 और 0 लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये कहा है 1 पे कट किया है, ये 1 पे कट किया है, यानी ये 1 से आया, ये 1 में कट किया, यानी कि -1 0 लिख सकते हैं। तो x अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्ष, x अक्ष पर बने त्रिभुज का शीर्ष, ये क्या कौन सा बिंदु है? 2 3 इस तरह से होगा। फिर अगला बिंदु -1 0, फिर अगला बिंदु क्या है? 4 0। इस तरह से आपको समीकरण में आपको एक अक्ष पर एक त्रिभुज प्राप्त हुआ और इस त्रिभुज के आपने तीनों शीर्षों के नाम बताए। तो ये थे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन। ये था अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7। अब ऐसे ही आई होप आपको ये सारी प्रश्नावली समझ में आई होगी। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे की प्रश्नावली हल करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।